Good morning to one and all. Myself जयदीप त्रिवेदी योर संस्कृत टीचर। दोस्तों, संस्कृत में आज हम बात करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 17 के बारे में, जिसका नाम है स्वाभाविक सादृश्यम। इसके जो राइटर है यह है पाणिनि मुनि, जिसका चित्र आप यहाँ देख सकते हैं। और इसका जो रेफरेंस है यह है स्थाने अंधतम। स्थाने अंधतम पाणिनि मुनि ने रचा हुआ एक सूत्र, जिसमें से ये जो चैप्टर है वो लिया गया है। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। तो ये रहा इसका इंट्रोडक्शन आपके सामने। नियरली 2600 years ago, Acharya Panini has composed a book of grammar of Sanskrit languages, namely अष्टाध्यायी। कि आज से लगभग कि 26 ईयर पहले आचार्य पाणिनि ने संस्कृत ग्रामर का, संस्कृत लैंग्वेजेस ग्रामर का एक बहुत ही सुंदर ग्रंथ लिखा हुआ है, जिसका नाम है अष्टाध्यायी। ठीक है, रिटन इन अफोस्टिक स्टाइल। ये ग्रंथ है वह अफोस्टिक स्टाइल यानी कि सूत्रात्मक शैली में लिखा गया है। अफोस्टिक स्टाइल जिसे हम कहते हैं सूत्रात्मक शैली। जैसे मैथ्स में छोटे छोटे जो सूत्र होते हैं, वैसे ही सूत्रात्मक पद्धति से यहाँ पर ग्रामर लिखा गया है। द बुक हैज़ कवर्ड ऑल ग्रामर ऑफ संस्कृत लैंग्वेजेस इन अप्रॉक्सीमेटली 4000 एफोरिज्म सूत्राज। तो ये जो बुक है इनमें कुल मिलाकर 4000 एफोरिज्म्स है। 4000 एफोरिज्म्स। एफोरिज्म्स का मतलब होता है दोस्तों सूत्र। 4000 जितने छोटे छोटे सूत्र यहाँ पर दिए गए हैं, और इनमें संस्कृत लैंग्वेजेस का पूरा ग्रामर इंक्लूडेड है। इन शॉर्ट सेंटेंस, क्या कहते हैं हम कि शॉर्ट सेंटेंस। एज इट इज़ बिलीव्ड इन ऑलमोस्ट 100 और 150 ईयर्स आफ्टर आचार्य पाणिनि। तो आचार्य पाणिनि के बाद 100 या 100 ईयर के बाद आचार्य कात्यायन जो है, तो उन्होंने वार्तिक नाम का एक जो स्टोरी बुक है वह लिखी है। तो कहते हैं कि इन ऑलमोस्ट 100 और 150 ईयर्स आफ्टर आचार्य पाणिनि, आचार्य कात्यायन हैज़ रिटन वार्तिका। वार्तिका मीन्स explicit action narration on these aphorisms. In these vartikas, deliberation have been done on these aphorisms. तो इसके आचार्य पाणिनि के बाद शायद 100 से 150 ईयर बाद हुए आचार्य जो कात्यायन है, उन्होंने यह जो एफोरिज्म्स है पाणिनि मुनि द्वारा जो रेट कहे गए, पाणिनि मुनि ने जिसे रचा है, ऐसे जो एफोरिज्म्स है उस पर आचार्य कात्यायन ने कुछ वार्तिक लिखे। वार्तिक मीन्स एक्सप्लिसिट। तो इसकी रचना की है। आफ्टर 100 और 150 ईयर्स ऑन द बेस ऑफ दोज एफोरिज्म्स एंड वार्तिकाज, पतंजलि हैज़ कंपोज अ महाभाष्य। तो आचार्य पाणिनि से ठीक 100 या 150 साल बाद आचार्य कात्यायन हुए, जिन्होंने वार्तिक लिखे। और कात्यायन के 100 से लेकर 150 ईयर के बाद आचार्य पाणिनि के बाद कात्यायन के 100 या 150 साल बाद आचार्य पतंजलि हुए। तो पतंजलि ने महाभाष्य नाम की एक संस्कृत बुक कंपोज की है। कहते हैं कि पतंजलि हैज़ कंपोज अ महाभाष्य, अ बुक ऑफ एक्सप्लेनेशन नेम महाभाष्य। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रेजेंट लेसन हैव बीन चूजन फ्रॉम दिस महाभाष्य। और यहाँ पर हमारा जो लेसन है यह भी पतंजलि महाभाष्य में से सिलेक्ट किया गया है। बात करते हैं आगे। फेमस बाय द नेम ऑफ महाभाष्य, दिस बुक ऑफ आचार्य पतंजलि इज similarly a book of grammar. Even then, during its certain
इंसिडेंट्स वर्सेस प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल। तो ये जो बुक है यह महाभाष्य के नाम से फेमस है, फिर भी उसमें कई सारे जो ऐसे इंसिडेंट्स हैं, इसमें सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल, साइंस और जियोग्राफी जैसे जो कई टॉपिक्स है इसको इसमें इंक्लूडेड किया गया है। तो यहाँ कहते हैं कि पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल एज वेल एज those of physical science like astrology and geography have also been referred. These references indicate the eccentricities of the knowledge and science of that age. तो यहाँ पर साइंस का भी इंक्लूडेड किया गया है, साइंस को भी उन्होंने अपने जो ग्रामर के सिद्धांत की जो बुक लिखी है उसमें उन्होंने पतंजलि ऋषि ने इंक्लूड कर दिया है। आगे बात करते हैं। इन दिस प्रेजेंट लेसन द डिस्कशन ओवर पाणिनीज एफोरिज्म सूत्र स्थाने अंततम। तो पाणिनि मुनि द्वारा जो एक एफोरिज्म लिखा गया है जिसका नाम है स्थाने अंततम, और इसका जो क्रम है वह है 1.149 1.1.49। इसके ऊपर जो एक एफोरिज्म लिखा गया है उसके द्वारा जो ह्यूमन बिहेवियर है उसकी यहाँ पे चर्चा की गई है। कहते हैं पाणिनि एफोरिज्म स्थाने अंततम हैज़ शो हाउ द सजेशंस हैव बीन मेड रिगार्डिंग द consent given to these principles in respect of relations of the mutual behavior of the mutual behavior of human beings, gravitations as well as that of the fire of the land incorporating with the sun। इसके साथ साथ जो ह्यूमन बिहेवियर है उसके साथ साथ जो ग्रेविटेशन का नियम है वह कि, और उसके साथ साथ जो लैंड पर जो फायर है उसका जो सन है सूर्य उसके साथ क्या संबंध है, तो ये सारी बातें यहाँ पर डिस्क्राइब की गई है। दिस मेथड ऑफ सब्जेक्ट ऑफ वेरियस स्क्रिप्चर्स इन दिस बुक, ये कहते हैं डिस्कसिंग द ग्रामर ऑफ लैंग्वेजेस प्रोवाइडेड इज इंस्पिरेशन टू बिकम्स द एक्सपर्ट इन मल्टीपल scriptures. A student learning any scriptures should have the knowledge of principles of various scriptures. This lesson is selected to provided inspiration for such a skill. तो दोस्तों यहाँ पर जो स्टूडेंट में स्किल बढ़े इसके लिए ये लेसन हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है कि हम चाहे कोई भी एक बात में भले ही हम कहें कि एक्सपर्ट हो, मगर जैसे हम जानते हैं कि आज का जो वक्त है तो मल्टीपल नॉलेज का समय है, तो मल्टीपल नॉलेज स्टूडेंट स्क्रैचअप कर सके इसके लिए ये लेसन हमारे सिलेबस में दोस्तों दिया गया है। तो यहाँ इसका जो इंट्रोडक्शन है वह समाप्त होता है। अब हम बात करते हैं सीधे ही इसके चैप्टर की। तो ये रहा चैप्टर आपके सामने, संसारे विविधाः पदार्थाः सन्ति। इन दिस वर्ल्ड देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ थिंग्स। ये जो संसार है इसमें कई सारे पदार्थ हैं। इसके एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए। ददथ्या स्वर्णलोहादय धातवः वटखदिरादय वृक्षाः गोघोटकादयः पशवः च। तो कहते हैं कि संसार में कई सारे पदार्थ हैं जैसे कि गोल्ड, आयरन जैसे मेटल्स, और ट्रीज़ जैसे कहे कि हम बैनियन, खदीर जैसे ट्रीज़ एट्सेट्रा, एंड घोटक आदय जस्ट लाइक काउ, हॉर्सेस। तो ऐसे कई सारे पदार्थ हैं। तो फिर से देखिए ये दोनों लाइन का ट्रांसलेशन। संसारे विविधाः पदार्थाः सन्ति। इन दिस वर्ल्ड देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ थिंग्स। तदथ्या स्वर्णलोहादय धातवः
फॉर एग्जाम्पल मेटल्स सच एज गोल्ड, आयरन एटसेट्रा. वट खदिरादय वृक्षः, ट्रीज लाइक banyan, खदिर एटसेट्रा. गो घोटकादय पशवः च, and beasts like cows, horses, etc. येषु पुनः प्रत्येकम् अपि पदार्थाः भिन्नाः भिन्नाः भवन्ति. Among these again every object is different. कहते हैं कि among these again every object is different. कि इसमें जो सारे पदार्थ हैं जो मेटल्स है वो फिर भी डिफरेंट होते हैं. तो कहते हैं तदथ्या, जिस तरीके से स्वर्ण लोहात भिन्नम भवति. फॉर एग्जाम्पल गोल्ड इज डिफरेंट फ्रॉम आयरन. गोल्ड और आयरन दोनों डिफरेंट मेटल है कि संसार का कोई भी पदार्थ सेम नहीं है, जैसे गोल्ड आयरन से डिफरेंट है. अथच प्रत्येक सुवर्णखंडम परस्परम आकारेण प्रकारेण च भिन्नः भवति. And every single piece of gold is different for the other in shape and kinds, qualities. जैसे कि हम कहें कि ये जो संसार है इसमें हर पदार्थ अलग अलग होता है, वैसे ही हम कहें कि आयरन गोल्ड से अलग है. तो गोल्ड का भी जो वन पीस है वह उसके दूसरे पीस से डिफरेंट है. गोल्ड के ही आप 2 पीसेस ले लीजिए, उसका जो शेप है वो और उसकी जो क्वालिटी है वो दोनों डिफरेंट टाइप की होगी. यही बात हमें यहाँ बताई गई है. तो यह रहा दोस्तों पहला पैराग्राफ. इसका ट्रांसलेशन भी आप यहाँ देख सकते हैं. देखिए, इन दिस वर्ल्ड देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल metals such as gold, iron, etc. Trees like banyan, khadir, etc. And beasts like cows, horses, etc. Among these again, every object is different. For example, gold is different from iron, and every single piece of gold is different for the other इन शेप एंड काइंड, यानी कि क्वालिटीज़. तो यहाँ पर दोस्तों ये पहला पैराग्राफ समाप्त होता है. इसका ट्रांसलेशन आप यहाँ देख सकते हैं. आगे हम बात करते हैं इसके ग्रामर की. ग्रामर में आप यहाँ देखिए, तो संसारे विविधा पदार्थाः सन्ति. तो सन्ति है वह प्रेजेंट टेंस, परस्मैपदी अन्य पुरुष बहुवचन का प्रत्यय होगा. गो घोटकादय, गो घोटक, गो घोटक. तो 2 है, 2 एनिमल्स की बात की गई है. तो जब किसी भी 2 वस्तु या व्यक्ति या पदार्थ की बात होती है तो वहाँ पर होता है द्विवचन, और द्विवचन आता है तो होता है इतरेतर द्वंद्व समास. ठीक है, गो घोटक कहे आप, स्वर्णलोह या वट खदिर, ये सारे इतरेतर द्वंद्व समास के एग्जाम्पल है. इसके बाद तीसरी लाइन में भवंती जो वर्ब है तो वह भी प्रेजेंट टेंस अन्य पुरुष बहुवचन होगा. भवती भवती तो वो आप प्रेजेंट टेंस के रूप यदि लर्न करते हैं तो अब तो आपकी समझ में आ गए होंगे. ठीक है, तो यहाँ पर इसका ग्रामर भी समाप्त होता है. बात करते हैं आगे दूसरे पैराग्राफ की. वस्तुतः अस्तित्वरूपेण सत्तारूपेण वा एते पदार्थाः परस्परं भिन्नाः सन्ति इति प्रतीयन्ते. कहते हैं कि इन फैक्ट इट इज एक्सपीरियंस दैट दिस ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर इन द फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंसी और बीइंग. कि हकीकत में हम देखें तो हमें ऐसा महसूस होता है, हम ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं कि जो 2 पदार्थ है दोनों आपस में एक दूसरे से डिफरेंट हैं. ठीक है, परंतु प्रत्यक्षतः परस्परं भिन्नेषु पदार्थेषु अपि किश्चिद् एकं स्वाभाविकम् आन्तर्यं भवति. बट एक्चुअली इवन इन द ऑब्जेक्ट देयर आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ नेचुरल क्लोज रिलेशंस ऑल्सो. कि जैसे हम कहें कि जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो उनमें भी कोई ना कोई बात
कहते हैं कि नेचुरली क्लोज रिलेशंस पे करती है। कि दो अलग अलग पदार्थ होते हैं, जैसे हम कहें कि गोल्ड और आयरन, मगर दोनों के बीच की एक नेचुरल क्लोजिंग है, वो यह है कि दोनों मेटल कहे जाते हैं, दोनों को हम मेटल कहकर बुलाते हैं। भले ही मेटल डिफरेंट है, गोल्ड गोल्ड है, आयरन आयरन है, मगर फिर भी उन्हें बोला जाता है तो मेटल, चाहे गोल्ड हो, चाहे सिल्वर हो, चाहे आयरन हो, उन्हें मेटल ही बोला जाता है। जैसे हम कहें कि क्या हमने देखा कि बैंयन, यदि बैंयन है या खदीर है या कोई भी ट्रीज है तो हम उसे बुलाएंगे ट्री ही, ठीक है। और इस तरह से जो अलग अलग पदार्थ होते हैं उनमें भी कोई एक बात तो नेचुरली क्लोज होती ही है। आगे कहते हैं ते ते पदार्थाः यदा क्रियायां प्रयुक्ताः भवन्ति तदा अस्य प्रतीतिः भवति। When the respective objects of different types are used in some action, कि हम जब उसका यूज़ करते हैं, उसे जब एक्शन में लाते हैं, तब हमें इस बात की प्रतीति होती है। कहते हैं कि यूज इन सम एक्शन असाइनमेंट ऑफ दिस सिमिलरिटी टेक्स प्लेस। सिमिलरिटी टेक्स प्लेस, जब हम उसका यूज़ करते, उसे यूज़ में लाते, तब दोनों के बीच में जो एक सिमिलरिटी होती है वो हम देख सकते हैं। अस्य सिद्धान्तस्य उपदेशः द्वाविंशतिशतवर्षेभ्यः पूर्वम् आचार्येण पतञ्जलिना स्वकीय व्याकरण महाभाष्ये कृतः। The mention of this principle is made before 2200 years by the great preceptor Patanjali in his own treatise व्याकरण महाभाष्य। There is narrate। तो पतंजलि उन्होंने जो व्याकरण महाभाष्य नामक एक बुक कंपोज की, उसमें उन्होंने 22,000 ईयर पहले इस बात को हमें बता दिया था, डिस्क्राइब करके बता दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये पैराग्राफ भी समाप्त होता है। अब हम बात करते हैं इसके ग्रामर की, सॉरी पहले ट्रांसलेशन की। इन फैक्ट it is experience that these objects are different from one another the form of existency or being, but actually even in the object they are different from one another. There is some sort of natural close relations also. When the respective objects of different type of use in some action, assignment of this similarity takes place. The mention of this principle is made before 2200 years by the great preceptor Patanjali in his own treatise named व्याकरण महाभाष्य। There is narratives, ठीक है। अब इसके ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में दोस्तों यहाँ आप देखें तो प्रतीयन्ते, तो ई वह मह से थे द्वे और ते अंते, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस परस में आत्मनेपदी अन्य पुरुष एक वचन, और तो भवती है, तो भवती तो आप जानते हैं, कृतः तो तह ता और तम लगने से होता है कर्मणि भूत कृदंत। लास्ट जो लाइन है उसमें कृतः वर्ड होगा कर्मणि भूत कृदंत। कर्मणि के प्रति आपको लर्न करने हैं। पुल्लिंग होता है तो उसमें तह लगता है, स्त्रीलिंग में ता, और नपुंसकलिंग में लगता है तम। तह ता और तम कर्मणि के प्रत्यय है, ठीक है। बात करते हैं इसके कुछ क्वेश्चन आंसर की जो टैक्स से रिलेटेड आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो केन रूपेण पदार्थाः परस्परं भिन्नाः प्रतीयन्ते। केन रूपेण परस्परं भिन्नाः पदार्थाः प्रतीयन्ते, तो इसका आंसर आता है आकारेण। आकारेण या प्रकारेण, जैसा यहाँ बताया गया कि अस्तित्व रूपेण व सत्ता रूपेण ते पदार्थाः परस्परं भिन्नाः भवन्ति। आकार से कोई पदार्थ परस्पर एक दूसरे से अलग होता है, वैसे ही प्रकार से भी अलग होता है। तो ये क्वेश्चन
तो दूसरा क्वेश्चन कि यदा पदार्थाः क्रियाया प्रयुक्ता भवन्ति तदा कस्य प्रतीतिः भवति। तो देखिए यहाँ कि फोर्थ लाइन में जो बात बताएगी कि ते पदार्थाः क्रियायां प्रयुक्ता भवन्ति तदा अस्य प्रतीतिः भवन्ति, कि उस पदार्थ का जब हम यूज़ करते हैं तो उसके अंदर जो सिमिलैरिटी होती है जिसे हम कहते हैं कि सादृश्य, तो वो हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों ये दो टेक्सचुअल क्वेश्चन इसमें से आपको पूछे जाते हैं। अब ग्रामर की बात तो हमने कर ली है, तो आगे का पैराग्राफ देखते हैं अब। समाजेषु समासेषु समवायेषु च आस्यताम् इति उक्ते नेव कृशा कृशे सहासते न पांडवः पांडुभिः। तो कहते हैं कि when one is told sit in the assembly gatherings and among the people having some kinds of food, कि मानवों का जो समुदाय होता है, एक समाज होता है, उसमें समान जिन्हें फूड में जैसे एक जैसे फूड में जैसे रुचि है, तो ऐसे लोग यदि साथ में बैठिए ऐसा जब कहा जाता हो तो कहते हैं कि नैव कृशा कृशे सहासते न पांडवः पांडुभिः। द थिन पर्सन इज नॉट सिट विद थिन, और कहते हैं नॉट डू द वाइट्स सिट विद द वाइट्स, कि व्यक्तियों का जो समूह होता है उसमें हम कहते हैं कि जिसकी जैसे हम कहें कि पसंद नापसंद सब में ऐसे लोग साथ में बैठिए, तो जो थिन पर्सन होता है, जो दुबला पतला व्यक्ति होता है, वो दुबले पतले के साथ नहीं बैठता। और पांडव का मतलब होता है वाइट्स, तो जो वाइट्स पर्सन होता है वो वाइट्स के साथ ही बैठता है। तो ऐसा तो हरगिज़ नहीं होता, जो दुबला पतला है वो कभी जो हट्टा कट्टा हो उसके साथ बैठा हम देख सकते हैं, जो वाइट है वो भी गोरे के साथ, गोरा काले के साथ हम देख सकते हैं। ठीक है, तो यही बात यहाँ बताते हैं कि when one is told sit in the assembly gathering and among the people having some kinds of food, the thin person do not sit with the thin nor do the white sit with the white। आगे कहते हैं येषां किश्चिद अर्थकृतं आंतर्यं तेरेव सहासते। कहते हैं कि they sit with only those who have close relation of some kinds with purpose, कि जिसका पर्पस सेम होता है उसी के साथ वो क्लोजली रिलेशनशिप बनाते हैं। They sit with the only those who have close relation of some kind with purpose। ठीक है, आगे कहते अर्थात सामाजिके व्यवहारे भोजनार्थ निमंत्रिता जनाः आकारतः प्रकारतः भिन्नाः भिन्नाः भवन्ति। That is to say people invited for lunch in social life are different in shape or size and types, कि जब हम लंच के लिए पीपल को इनवाइटेड करते हैं तो उन सब का शेप, साइज और उसका टाइप्स जो है वो डिफरेंट होता है। तो दैट इज टू से पीपल इनवाइटेड फॉर लंच in social life are different in shape or size and types। okay? आगे कहते हैं परंतु यदा तेषां भोजन विधि प्रवृत्ति भवति तदा ते स्वकीयम् आंतरिक समानत्वं पश्यन्तः परस्परं निकटासन्नाः भवन्ति। कि हम देखते हैं कि हमने जो लंच के लिए इनवाइट किए वो सब पीपल उसके साइज, टाइप्स, शेप सब डिफरेंट है, मगर फिर भी जब हम लंच की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो उस वक्त वह अपने जो सिमिलैरिटी जिसके साथ है उसी के साथ वो क्लोज होते हैं और उसी के साथ वो बैठते भी हैं। बट व्हेन द प्रोसेस फॉर लंच दे सिट क्लोज टू वन अनदर सेइंग देयर ऑन इनर रिसेम्बलेंस, जिसके पास उसकी सिमिलैरिटी होती है उसी के साथ वह सेटिंग करते हैं। ठीक है, तो ये कहते हैं आकारेण कश्चित् कृशः जनः कृशेन सह न तिष्ठति।
A man who is thin in shape does not sit with the other thin person. कि जो दुबला पतला व्यक्ति है वो दुबले पतले के साथ ही बैठता है, ऐसा तो नहीं होता। कहते a man who is thin in shape does not sit with the other thin person. कहते कृशः जनः कृशेन सह न तिष्ठति, nor does a fat man one sin with the other third person. और जो थर्ड पर्सन है वो थर्ड पर्सन के साथ बैठता नहीं है। कृशः कृशेन सह न तिष्ठति, पिनः पिनेन सह न तिष्ठति। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं कि जब हम लंच के लिए किसी को इनवाइटेड करते हैं तो कोई ब्लैक होता है, कोई वाइट होता है, कोई थिन होता है, कोई फैट होता है। यहाँ हम सबको अलग अलग डिवाइड करके नहीं बिठाते, लंच के लिए सबको अलग अलग सीट करने के लिए नहीं कहते हैं, बल्कि जिसकी नेचुरली सिमिलैरिटी होती है, जो जिसके स्वभाव में सादृश्यपन होता है, तो वही लोग डिफरेंट शेप साइज एंड टाइप्स होते हुए भी आपस में एक दूसरे के साथ निकटतम बनते हैं और एक दूसरे के साथ बैठकर वो लंच करते हैं। यानी कि उसके अंदर जो नेचुरली सिमिलैरिटी है वह उनको एक दूसरे के पास खींच कर ले जाती है। हम जैसे कि देखें कि कोई ऐसी असेंबली है तो हम देखते हैं कि जो बिजनेसमैन लोग हैं वो एक दूसरे के बहुत निकट होते हैं, क्योंकि उन्हें बिजनेस की बातें करने में अधिक दिलचस्पी होती है, तो वो एक दूसरे के क्लोज बनते हैं। जो हम कहें कि सर्विसमैन है तो वो ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं क्योंकि उन्हें सर्विस में क्या नया नया जो चेंजेस होता है तो वो जानने में रुचि होती है, तो उनके साथ जॉइंट होते हैं। तो यही बात हमें बताई गई है कि किसी के शेप साइज़ या टाइप्स को देखकर वो एक दूसरे के साथ निकट नहीं बैठते और ना तो एक दूसरे के साथ लंच करने के लिए वो बैठते हैं। ठीक है, देखते हैं दोस्तों इसका ट्रांसलेशन। When one is told sit in the assembly gathering and among the people having some kinds of food, the thin person who did not sit with the thin, nor do the whites sit with the whites. They sit with only those who have close relation of some kind with purpose. That is to say, people invited for lunch in social life are different in shape or size and types. But when they process for lunch, they sit close to one another, seeing their own inner resemblance. A man who is thin in shape does not sit with the other thin person, nor does a fat one sit with the other fat person. ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इसका ट्रांसलेशन आप देख सकते हैं और आगे भी जो बात बताई गई है तो इसके साथ ही ये बात इंक्लूडेड भी है, तो ये बात आप आगे के पैराग्राफ में भी देख सकते हैं। देखिए अभी हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, तो पीछे यहाँ पर दोस्तों बात बताते हुए कहते हैं but among who there is some sort of resembling caused by a person or occasion, following that resemblance, only these sit close to one another. The members of the family of maternal uncle sit with other members of the maternal uncle, the paternal uncles with the other paternal uncles, neighbors with the other neighbors. कि जब हम किसी प्रोसेस के लिए लंच के लिए किसी को इनवाइट करते हैं तो हमारे जो अंकल्स होते हैं तो उसके बारे में यहाँ बात बताई कि जैसा मैंने बिजनेसमैन और सर्विसमैन का एग्जांपल दिया, वैसा एक एग्जांपल मैंने यहाँ आपके सामने पेश किया है कि आप देखें कि जो मैटरनल अंकल होते वो मैटरनल अंकल के साथ ही होते और जो पैटर्नल अंकल होते तो वो पैटर्नल अंकल के साथ ही बैठते हैं। वैसे ही कई बार हमारे जो नेबर्स होते हैं, हमारे पड़ोसी, तो वो पड़ोसी लोगों के साथ यानी कि नेबर्स के साथ ही सीटिंग लेते हैं। तो
यहाँ दोस्तों ये चैप्टर जो है इसका पहला खंड आपके सामने मैंने रखा और इसी के साथ इसका जो फर्स्ट पार्ट है वह समाप्त होता है। अगर इससे पहले देखते हैं हम इसका ग्रामर कुछ, तो इसका ग्रामर दोस्तों ये रहा आपके सामने। आप देखिए फर्स्ट लाइन में समाजेषु, समासेषु और समवायेषु, ये तीनों में एषु प्रत्यय लगता है। तो जैसा कि मैंने अकारांत पुल्लिंग विभक्ति के वक्त आपको बोला था कि एषु प्रत्यय लगने से होता है सप्तमी विभक्ति बहुवचन। इन शॉर्ट आप अकारांत, आकारांत, इकारांत कोई भी रूप ले लीजिए, मगर जब लास्ट में शु प्रत्यय लगता है तो आपको, मैं तो बोलता हूँ कि आंखें बंद करके भी वो आपको लर्न होना चाहिए कि वो होगा सप्तमी बहुवचन। ठीक है, समाजेषु, समासेषु, समवायेषु, ये सारे रूप सप्तमी विभक्ति बहुवचन के रूप हैं। इसके अलावा दूसरी लाइन में आप देखिए पांडु बेही, तो पांडु शब्द जो है उकारांत है और बेही प्रत्यय है तो वह होगा तृतीया विभक्ति बहुवचन। ठीक है, तो तृतीया बहुवचन के रूप अभी हम उकारांत का सब्जेक्ट जब पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि बेही प्रत्यय जो है, अभी हम लत्ता के रूप को याद कर लिए, 9th में हम पढ़ चुके हैं पांडु भी उकारांत में, मगर लत्ता आपको अभी लर्न है तो आप देखिए कि लत्ता का जिस तरीके से तृतीया बहुवचन लत्ता भी होता है वैसे ही पांडु का पांडु भी ही होता है। इन शॉर्ट में आपको बताऊं कि एसु में जैसा मैंने बोला कि शु प्रत्यय है वह सप्तमी बहुवचन है, सेमली यहाँ भी बेही प्रत्यय व तृतीया विभक्ति बहुवचन का प्रत्यय है। ठीक है, इसके अलावा तेरे व शब्द, तो तेहे प्लस एव इसका संधि विग्रह होता है दोस्तों, तो इस तरीके से इसका ग्रामर पूछा जाता है। इसके अलावा और तो कोई शब्द नहीं है, मगर जो आप देखें कि भवती और भवंती, तो ये तो अब मैं बोलता हूँ कि आपको मुझे बताना नहीं चाहिए, ये आपको अपने आप में समझ में आना चाहिए। ठीक है, एक लाइन में जो यहाँ देख सकता हूँ, लास्ट लाइन मैंने यहाँ आपके सामने खास करके प्रस्तुत की है कि कृशः जनः कृशेन सह न तिष्ठति। यहाँ दोस्तों हमें उपपद विभक्ति का एक जो विशिष्ट प्रयोग पूछा जाता है। इस बार सिलेबस में ये चैप्टर अभी है नहीं, मगर फिर भी इसका जो ग्रामर है उसमें यदि कोई पूछना चाहे तो कृशः जनः कृशेन सह न तिष्ठति, तो सह, समम, सार्धम और साकम, ये सब जो शब्द है इसका मतलब होता है कि किसी के साथ ज्वाइन होना, साथ में। तो साथ ऐसा जब मीनिंग होता है सह, सार्धम, समम, साकम, तो वहाँ बनती है तृतीया विभक्ति। तो ये उपपद विभक्ति का जो एग्जाम्पल यदि पूछा जाए तो उपपद विभक्ति में ये एग्जाम्पल आपको पूछा जा सकता है, कृशः कृशेन सह और पिनः पिनेन सह, तृतीया विभक्ति। ठीक है, उपपद विभक्ति। यहाँ पर दोस्तों इसका फर्स्ट पार्ट में समाप्त करता हूँ। यदि आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और लास्ट में जैसा कि मैं अपने हर लेक्चर में बोलता हूँ कि यदि आपको इसमें कोई डाउट है तो आप स्कूल के वक्त में मुझे कॉल कर सकते हैं या एवरी टाइम मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अस्तु।